जय जिनेन्द्र, नमस्ते, हेलो, welcome back to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. So today we are here with our new chapter of class 10th Mathematics Polynomial. इसके पहले हमने trigonometrical identities, ratios, t ratios of some particular angles देखा था. हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ से लगभग 12 नंबर के आसपास का पूछा जाता है, 10 से 12 नंबर का. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल का, जहाँ से आप ये मान चलते हैं कि 6 से 7 नंबर का ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है यहाँ से. ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले हमें हमारे बेसिक्स पे जाना होगा. अगर आप रिमेंबर कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ, तो आपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा था. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसी कंसेप्ट को यूज़ करके आज हमें क्लास 10th के पॉलिनोमियल में एक स्टेप 2 स्टेप आगे और पढ़ना है. क्या होता है, कैसा होता है. अगर आपको क्लास 9th का पॉलिनोमियल क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, तो शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से, पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले आप लोग क्लास 7th में, क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके पढ़ते हैं. क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको पहले वो पता होना चाहिए. अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है तो आप पॉलिनोमियल से एक बार में कनेक्ट कर सकते हो. तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ अपने बेसिक कंसेप्ट्स को भी नोट डाउन करेंगे. तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपको याद रहेगा. ठीक है, चलिए. सो वी विल स्टार्ट विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं बोलता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल्स. ये क्या होता है, अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ रहा है तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, करेक्ट. और वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी करेगी, विल मतलब कि चेंज करते रहेगी बार बार. यहाँ लिख देता हूँ विच इज नॉट फिक्स्ड, बार बार बदलते रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं. तो हमारे मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को सारे नंबर से दिया गया है. नंबर्स यानी कि 1 2 3 4, ये एज इट इज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, जो चेंज नहीं होगी. दैट इज 22/7 या फिर 3.14 लिखते हैं हम लोग. तो वो होते हैं कांस्टेंट. और वेरिएबल्स हम किसको ले लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, तो सारे हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को ले लेते हैं, A B C D E Z, वट एवर यू वॉन्ट. अब जब कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है किसी हमारे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक सम एक्सप्रेशंस के साथ, हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो ये सारे के साथ जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर दूं इनमें से किसी भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, सपोज करो मैं ले लिया 3x + 5. तो ये क्या बना मेरा, ये एक मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना. ये सारे मेरे अलजेब्रिक्स के सिंबल है, अलजेब्रा के सिंबल है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन. देखो 3x, तो देखो ये एक वेरिएबल कांस्टेंट है. वेरिएबल कांस्टेंट कैसे है भाई, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, प्लस 5. ठीक है, 3x भी अपने आप में कौन है, एक वेरिएबल कांस्टेंट है. 5 अपने आप में कौन है, सिंपल सा सिर्फ कांस्टेंट है. 5y ले लो, ये भी अपने आप में वेरिएबल कांस्टेंट है. तो जब इनका किसी के साथ क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, उस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक तरीके से अगर इसको शॉर्ट नोट में अगर करना पड़े तो कलेक्शन ऑफ टर्म बोल सकता हूं मैं. एक ये बढ़िया वर्ड है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स. जितने ज्यादा हम टर्म्स उसको इकट्ठा कर सकते हैं. टर्म्स का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट, वेरिएबल, इसको मैं टर्म्स बोलूंगा. ये देखो, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है. तो जब इन टर्म्स का कलेक्शन हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि वो क्या है, बेसिकली
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 3x प्लस 5 एक इक्वेशन के फॉर्म में है जहाँ पे वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। चलिए, सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस डिस्कस व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का भी जो टर्मिनोलॉजी है वो दो तरीके का है। जैसे कि अभी आप क्लास 10th में इसके जो बाद वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, तो वो 2 वेरिएबल तब समझेंगे हम लोग। अभी फिलहाल तौर पे हम समझते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब। अच्छा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे, p ऑफ x, p ऑफ y, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ z, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। तो ये सारा किसका डिनोशन था, पॉलिनोमियल का डिनोशन था। और इसका मतलब 1 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल में लिखूंगा वो कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, वहाँ पे x हुआ है। यहाँ पे जो मैं पॉलिनोमियल लूंगा वो कौन सा यूज हुआ है, y। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 5x प्लस 7। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x। ठीक है, वैसे यहाँ लिख दिया, मान लो मैंने 7y प्लस 3। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिमिलर वे में इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिटरमाइन करते थे, डिफाइन करते थे। क्लास 9th में आपने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू बचती थी पॉलिनोमियल की वैल्यू डालने के बाद, x की वैल्यू डालने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता था, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अपने नाम से क्लियर है बहुत ज़्यादा, वो रिमाइंडर यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे बचेगा ज़रूर। और एक था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का मतलब जो किसी को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। अगर मैं आपको बोलूँ 10 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 2 5 और 10 इटसेल्फ, अगर इनमें से मैं किसी को भी 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 2 5 एंड 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10 बोल सकता हूं। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ही यही था कि हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डाल दें जिससे सॉल्व करने पे उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर। तो वो चीज़ हमारा फैक्टर थ्योरम के अंदर आता था। नाउ इतना डिस्कशन करने के बाद हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल को समझ गए, क्या होता है, कैसा होता है, हमें मालूम है। हाँ, जिस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ऐसा भी लिख सकता था मैं 3x स्क्वायर 5x प्लस 2। ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट वेरिएबल कितना है यहाँ पे, x यूज हुआ है, यानी कि कौन सा हुआ है, 1 वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, सो अब इतना करने के बाद हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। पॉलिनोमियल होता क्या, पहले ये समझ लो। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो ले लिया यहाँ पे a0, a1x, a2x स्क्वायर प्लस a3, एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, डैश 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 an(x(n), जहाँ पास an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, उसको मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं इसको आसान भाषा में आपको क्लियर करता हूँ। जिस भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर, जिस भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वेरिएबल का पावर अगर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तभी वो पॉलिनोमियल होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव बोला है यानी कि कुछ भी हो सकता है। अब 0 तो ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव में आता है, तो 0 विल बी कंसिडर्ड एज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कोई भी होल नंबर के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है वेरिएबल का पावर, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है 5x to power 4 प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पास इसके वेरिएबल का पावर क्या नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। मतलब अगर पावर फ्रैक्शन में है, रूट में है, या पावर वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक आधा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, यहां पास देता हूं मैं आपको एक एग्जांपल। मान लो मैंने लिखा 3 अंडर रूट एक्स
प्लस 7। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। मैंने एक और लिखा, सपोज करो मैं एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/x² प्लस 5x प्लस 2। क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो कहाँ पास है? डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसी को ऊपर लेकर के जाऊंगा, अगर मैं इसी को रीराइट करूं अच्छे से, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स इन पावर में पढ़ा ना कि कोई भी चीज़ अगर x टू दी पावर -m होती है तो वो नीचे जा करके पॉजिटिव हो जाती है, होती ना। तो वैसे ही अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो देखो पावर क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर हो गया। और पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है कि भैया वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव जो इंटीजर है वो क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। भैया ये तो -2 हो गया। तो इस तरीके से हम पॉलिनॉमियल को समझते हैं। तो आपने क्लास 9th में पहले यही सीखा है, विच आर द फॉलोइंग्स आर पॉलिनॉमियल, विच आर द फॉलोइंग्स आर नॉट पॉलिनॉमियल। तो आपको पॉलिनॉमियल की पहचान हो गई है। अब पॉलिनॉमियल की एक बार आपको पहचान हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जितना जो भी कुछ अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि क्लास 10th के टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के साथ डील करेंगे। पॉलिनॉमियल्स के भी टाइप्स होते हैं, आप पढ़ा होगा कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री होता है, एक टर्म्स के बेसिस पे होता है, डिग्री के बेसिस पे होता है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो ये आई गेस ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए मैं एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा पॉलिनॉमियल क्या होता है करके। सॉरी, आगे 10th क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, सो पॉलिनॉमियल को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, क्या क्या इसका पार्ट्स होता है। तो पहला मैं लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होता है। एक तो इस तरीके से पॉलिनॉमियल को मैं बता सकता हूं, और एक दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बोला, इसका मतलब पहला आ जाएगा मोनोमियल, या आप पढ़े हैं क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे। मोनो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसका एक और होता है मल्टीनोमियल। ठीक है, सो व्हाट इज मोनोमियल? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, वन टर्म लिख देता हूं मैं यहां पे। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होगा, इसमें तीन टर्म होगा, जिसमें तीन से ज्यादा होंगे, लिख देता हूं मोर देन 3। ठीक है, मोर देन 3 टर्म जिसमें होगा वो कौन होगा? आपका मल्टीनोमियल। जैसे कि अगर मैं आपको बोला एक टर्म है मेरे पास 5x, तो वो किस में आ गया? मोनोमियल में आ गया। बाइनोमियल मतलब 5x प्लस 7 है, दो टर्मिनोलॉजी हो गए तो दो टर्म आ गया। ट्राइनोमियल है मतलब मैं बोल दिया मेरे पास 5x² है, 7x है और 8 है, तो तीन टर्म आ गए, तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल जिसमें तीन से ज़्यादा है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 8x4, 7x3, 5x2 प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। वैसे ही यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं डिग्री पे बात करूँ तो आपका होता है पहला लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक जिसके बारे में चैप्टर में दिया है, तीसरा होता है क्यूबिक, और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट डिग्री
2 हो जाए, क्यूबिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए, और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए 4 हो जाए, वो क्या कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल में अगर मुझे समझाना हो तो मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ x + 5। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक लिखा मैंने मान लो यहाँ पे 5x² + 10x + 6, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पास, देखिए हाईएस्ट डिग्री 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक का बताऊं अगर मैं आपको 8x³ + 10x + 6, ठीक है, तो ये क्यूबिक हो गया। अच्छा ज़रूरी नहीं इसमें x³ है तो x² आएगा, देन फिर आपका ऐसा आना चाहिए, इसमें मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या है इक्वेशन का हाईएस्ट पावर हम लोग चेक करते हैं, इसमें टर्म वाइज नहीं गिनना है कि क्यूबिक है तो 3 टर्म आना चाहिए, 4 टर्म आना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो 3 आना चाहिए, लीनियर है तो 1 ही टर्म आएगा क्या, नहीं। टर्म्स हमने अलग पढ़ा, डिग्री हम अलग देख रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मुझे इसको डिग्री के टर्म्स में गिनना होगा तो ये हाईएस्ट डिग्री 1 वाला पार्ट है, 1 वाला ये, वैसे ये 2 वाला है, वैसे ये हाईएस्ट डिग्री 4 वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल है ऐसा, जिस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए 4 हो जाए, वो क्या कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो अभी हमारे को क्लास 10th के अंदर ये पढ़ना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही आसान है, भयंकर आसान है। एक बार बस समझ में आ जाए क्या अल्फा क्या बीटा क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल होते हैं, कहानी खत्म। अच्छा इसी से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। लेट अस डिस्कस व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा, पॉलिनॉमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 5 लिख लिया मैं, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कब हमारे पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कब होगा 0, तो जब मैं वेरिएबल की वैल्यू कुछ ऐसी डाल दूं कि पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल में हम किसकी वैल्यू देखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो चलो अगर मान लो मैं x की जगह 1 डालता हूँ, तो 1 - 5 तो भैया -4 आ गया। क्या पॉलिनॉमियल अभी 0 हुआ, क्या नहीं हुआ। लेट अस पॉलिनॉमियल का वैल्यू मैं 3 डाल देता हूँ, तो 3 - 5 अभी भी क्या आ गया -2 आ गया। लेट मैं पॉलिनॉमियल का वैल्यू 5 डालता हूँ, 5 - 5 0, ओहो हो 0 आ गया है यहाँ पास। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू 5 डाली तो पॉलिनॉमियल कैसा हो गया, जीरोस हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिससे पॉलिनॉमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, वो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन और हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम अपने मेन चैप्टर में घुस चुके हैं, जहाँ पे हम हमारे बेसिक्स कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में। आप पहले ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है वो जानते हैं। अभी हमने जस्ट देखा भी कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है बच्चों, ax² + bx + c, जहां पास आपका a, b और c क्या है, कांस्टेंट है, और आपका x क्या है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल। मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट और वेरिएबल ही मिलकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उसी एक्सप्रेशन के साथ जब हम डिग्रीज पे बात करेंगे तो वो पॉलिनॉमियल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि आपका क्वाड्रेटिक का जो पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म या एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो इसको, ज़्यादा बेहतर है, स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल इस तरीके से रहता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो हाईएस्ट डिग्री दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। हाईएस्ट डिग्री दी हुई है, इसका मतलब ये होगा कि इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि इसके 2 जीरोस निकलेंगे।
जिस भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगा उसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि 3 जीरोस निकलेंगे। तो हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे, लिख देता हूं मैं यहां पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will always have कितने जीरोस होंगे भैया, 2 जीरोस होंगे। चलिए ये जो मैं कीवर्ड्स लिखते जा रहा हूँ ना, इसको आप बिल्कुल अपने हाइलाइट्स बना करके चलते जाओ नोट्स में, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे, ठीक है। चलिए इसको ना मैं आपको कुछ क्या 2 जीरोस जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने क्या सीखा प्रीवियस लर्निंग में। आप क्लास 9 में फैक्टराइजेशन सीखे थे, फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, एमटीबी बोलते थे जिसको हम लोग। लेट अस टेक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं लिया मान लो x² + 5x + 6 है, ठीक है। एमटीबी करना है तो एमटीबी करे क्या होगा, x² + 3x + 2x + 6। हमें ऐसे टर्म चाहिए थे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। तो 3 2 = 6 और 3 + 2 5। सेटिस्फाइड है कंडीशन, ओके। तो हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 3 और 2 के फॉर्म में। अब पेयर बना लेते हैं, ग्रुपिंग करके हमने क्या कर दिया, कुछ कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे आ गया x + 3, 2 यहाँ पे भी आ गया x + 3, x + 3, x + 2, ये सारा इक्वल टू 0 है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, x + 3 = 0 and x + 2 = 0। इट मीन्स x = -3 and x = -2। तो ये जो -3 और -2 है ना, ये कौन है, 2 जीरोस हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कौन से 2 जीरोस हैं, तो -3 और -2। इसका मतलब अगर मैं x की जगह एक बार -3 डाल दूं और एक बार x की जगह मैं -2 डाल दूं, आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अदर देन दैट दुनिया की कोई वैल्यू डाल दो आप वहां पे x की जगह पे, 1 0 5 वॉट एवर यू वॉन्ट, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमेशा 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसको समझा रहा हूं मैं। अब मैं लेता हूं, तो जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया आपको, तो ऑफकोर्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म की भी 2 जीरोस होंगे। तो मैंने क्या किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला, ax² + bx + c जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, उसके भी तो जीरोस होंगे। तो उन जीरोस को मैंने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो x की वैल्यू एक बार अल्फा लेना है और x की वैल्यू एक बार बीटा लेना है, बराबर बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा को उधर ले जा करके x - अल्फा = 0 और x - बीटा = 0 बोल सकता हूं, ठीक है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे मेरे को यही मिलने वाला है फिर से, ठीक है। जैसे कि ये है ना हमारे पास x = -3, x = -2। अगर मैं x + 3 और x + 2 को मल्टीप्लाई कर दूं ना बच्चों, तो मुझे यही मिलता है फिर से, तभी इनके जीरोस होते हैं, ठीक है। करके दिखा दूं क्या, यहां पे कर देता हूं। ये x + 3 निकला था, x + 2 निकला था, x² 2x 3x + 6 5x + 6। देखो फिर से वही आ गया, आया फिर से वही चीज, ठीक है। तो बस हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। चलिए टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो और मैं इसका आगे का एक्सप्लेनेशन करता हूं जब तक। चलिए तो लेट अस से मैं बोलता हूं कि मेरा कोई पॉलिनोमियल px है, ax² bx + c, और मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो क्या बोल सकता हूं मैं इसके साथ, अल्फा बीटा अगर फैक्टर है मेरे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं
यानी कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा है जो इनका प्रोडक्ट लेकर कि ये आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं ऐसे ही हम लोग। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के फॉर्म में। लेट मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ मेरा कोई k कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ k के साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला एज इट इज़ ही रहेगा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो एज इट इज़ रहा। के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा रहेगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। अब मैं के से इसको ब्रैकेट को खोल देता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहा हूँ बच्चों ऑर्डर के साथ, प्लस के अल्फ़ा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स के भी हैं और कांस्टेंट वाला टर्म भी है। तो कंपेयरिंग करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो क्या मुझे मिलता है। तो पहले तो मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, तो कोएफिशिएंट्स कंपेयर हो गए, मतलब मुझे k इज इक्वल्स टू a मिल रहा है यहाँ पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, इतना लिख लो, इतना तक लिख लो, फिर यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको क्या मिला। k इज इक्वल्स टू a मिला, कहाँ से मिला, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब x से कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो x का कोफिशिएंट कौन है, ये है और ये है, माइनस साइन भी है बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, b इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, x तो लिखाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। b इज इक्वल्स टू, क्या मैं k की जगह a डाल दूं तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इस a को अगर नीचे ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, और नीचे तो नेगेटिव रहता नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब ये कहाँ से आया था, हमने कंपेयर किया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। अब तीसरा पार्ट क्या बच गया, कांस्टेंट c बचा है यहाँ पास, तो लिखा c इज इक्वल्स टू के अल्फा बीटा कंपेयरिंग कांस्टेंट। चलिए अगेन k की जगह मैं क्या डाल दूं, यहाँ पे a डाल दूं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, c अपॉन a आ गया। चलिए तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होने पे आ गया है। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, ये सब चीज़ को मैं डायरेक्ट चाहता तो बता सकता था कि भैया बस याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। बट आया कहाँ से ये बताना ज़रूरी था, ताकि अगर आपको आगे कहीं डाउट हो कि ऐसे कैसे ले लिए हम लोग, तो इस प्रोसेस से हमने ये काम किया है। बट काम तो यही आने वाला है बच्चों आगे बस आपके पास। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो। अल्फा और बीटा आपकी जीरोस है ना, वो प्लस के फॉर्म में, इसका मतलब सम ऑफ जीरो। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस इतना ही हमें सीखना था। तो मैं यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, जो मेजरली इंपॉर्टेंट हमारे को दो चीज़ें हमें आज पढ़नी थी। एक है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, एक है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए।
ठीक है, ये b अपॉन ए सी अपॉन ए कहाँ से मिलेगा हमको, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होगा। तो चलिए फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो जस्ट सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है वो यही है। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा जाए कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताओ तो आप ये बताओगे, हमने कंपेयर करके निकाला था ना कोएफिशिएंट्स को, तो यही तो रिलेशन बाहर निकल के आया था। यानी कि जब भी बोले आपको वेरीफाई करना है ये चीज़ तो आपको ये काम करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बट उसके पहले जो पहला पार्ट बोला है वो क्या निकालने बोला है आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोला है बच्चों। चलिए लेट अस डू द वेरी फर्स्ट पार्ट। जब भी आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोले मतलब आपको क्या करना है भाई, एमटीबी करना है। एमटीबी करके इसकी दो वैल्यूज निकालनी है एक्स की जीरोस की। सो लेट अस डू -10 और 3 है तो 5 और 2 हो जाएगा। हमें मालूम है 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 5 10। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे मिल गए 2 और 5, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है। ऐसे ही सीखा है हमने। तो x² + 5x - 2x - 10 ग्रुपिंग कर दिए। तो यहां से x कॉमन निकला तो यहां बच गया x + 5। यहां से -2 हो गया तो यहां पे भी आ गया x + 5। x + 5 और x - 2, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, x + 5 = 0 and x - 2 = 0. It means x = -5 and x = 2. तो देखो हमारे पास दो जीरोस निकल गए, यानी कि कौन कौन, -5 और 2, दो जीरोस निकल गए। इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा है, एक जीरो अल्फा होगा और एक जीरो बीटा होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x की जगह पे मैं मानता हूँ कि अल्फा मेरा -5 है और बीटा मेरा 2 हो गया है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो ये बोलना चाह रहा है कि वेरीफाई करो। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोस पता है क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, अब वो b/a का वैल्यू कैसा आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे करता हूं मैं, इसको देखो। क्या ये आपका एक जनरलाइज फॉर्म में दिया है इस तरीके से, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ax² + bx + c से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, x² + 3x - 10। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म को हमारे गिवन क्वेश्चन से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे मेरे को a की वैल्यू 1 दिख रही है, कुछ नहीं इसका मतलब 1। सिमिलर वे में b की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है और c की वैल्यू मुझे -10 दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख गए हमारे पास। तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं वेरीफाइड। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका पास कितना है, अल्फा -5 और बीटा कितना है आपके पास 3 = -b मतलब -3/1। तो देखो कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़, सॉरी, बीटा की वैल्यू 2 है बच्चों ना। -5 + 2 देखो क्या आएगा, -3 आएगा। तो देखो हो गया आपका वेरीफाई, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये करने के बाद ना, ये करने के बाद पहले आप ये कर लिया करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके ए बी सी दिखा दिए, उसके बाद ये वेरीफाई करना चालू करिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपको मालूम है आपने -5 लिया है, बीटा आपने लिया है 2। सी देख लो उधर क्या है बच्चों, -10 है और 1 है, तो 5 2 10 होगा माइनस वाला, और इधर भी -10 ही आए। इसका मतलब हमने सही बनाया है, हमने वेरीफाई भी किया, सब चीज़ किया और एकदम करेक्टली तरीके से क्वेश्चन को बहुत आराम तरीके से बना लिया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं हम लोग। आज के लिए काफ़ी है इतना, बस जाइए
और अपनी NCERT में बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है और भी वैरायटीज़ है बहुत सारी। अगले लेक्चर में अपन उसको पूरा यूटिलाइज करके ख़त्म कर देंगे। तो इसके 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट है पॉलिनोमियल का, ये जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और हमारी प्रीवियस कंसेप्ट को एक जगह पे पढ़ा और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को बनाया जाता है हमने ये भी सीखा यहाँ पास। ठीक है, तो जो अगला पार्ट आएगा वहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होता है। अभी इसका एक और टॉपिक बचा हुआ है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बाद एक और टॉपिक दिया हुआ है जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप उस अल्फा और बीटा की वैल्यू को यूज़ करके आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था इसके पहले में भी कि जैसे 2 और 3 आया था उस केस में, फिर मैंने उनको मल्टीप्लाई करके वापस x² + 5x + 6 ले आया था। तो वो वैसे ही लाना है रिवर्स तरीके से। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, टिल देन आप अपने नोट्स को बनाइए, NCERT लगाइए, RS अग्रवाल के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लगाइए और अगले पार्ट में हम लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, जिनको और भी ज़्यादा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, जो भी पढ़ नहीं पा रहे, इनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो अभी उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी स्कूल खुले नहीं है, स्कूल खुलने में भी 10 दिन बचे हैं, कम से कम 10 से 15 दिन। तो एटलीस्ट अगर ये वीडियोस को देख करके अगर आप सीखेंगे ना अपने घर पे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि जब स्कूल में शुरू होगा ना ये सारा चीज़ें तो आपको एकदम बाउंसर नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैंने पहले भी इसको कहीं देखा है, पढ़ा है और मैं बना सकता हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे तरीके से इसमें गेन होगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। 10th है, बहुत सीरियस होकर के लीजिए, सारी अपनी जितने भी वेकेशन वाला जो मोड है उसको ऑफ करिए आप और अपने आप को फिर से एक रीएनर्जाइज तरीके से अपने पढ़ाई को वापस से लेकर के आइए, ताकि ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए काम हो जाएगा। नहीं होने वाला है बच्चों, क्योंकि पता नहीं है हमें CBSE 2 बार बोर्ड लेगी नहीं लेगी, क्या आने वाला है बाहर हमारे लिए स्केड्यूल, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो बेटर है कि हमें शौक लगे इससे पहले हम उस चीज़ को तैयार करके रखें। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लिखिए, आराम से नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, कभी भी जब भी वीडियो आए तो उसको देखिए, आराम से उसको समझिए, अंदाजन से डाउनलोड करके रखिए, स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, नहीं समझ में आता उसको फिर से दोबारा रिवाइंड करके देखिए, प्ले करिए। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ बोल सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी इसके नीचे डाल दूंगा कि अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप प्लीज़ मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय जिनेंद्र, गुड बाय।